सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में और हमने पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट हैंस कीगर एंड अर्नस्ट मैरस्टन bombarded very thin gold foil with alpha particles. रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो यहां पर ये जो है ना आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिख रहा है, किनका? रदरफोर्ड का। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन यहाँ पर ये जो है ना थिन गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने और एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, फोटोग्राफिक प्लेट, और ये है लेड प्लेट उन्होंने यहाँ पर इस अरेंज किया। और ये क्या है, ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया है, गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट। सेटअप तो आपने देख लिया। अब देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। ओके, सो लेट्स सी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फिगर में देखा, a stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil thickness approximately 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particle struck on this screen, a tiny flashlight was produced at that point. होता क्या है कि रदरफोर्ड ने इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल को छोड़ा। यहां से अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकल करके जाता है लेड प्लेट से होते हुए और इस गोल्ड फॉइल पे टकराता है। अब देखो, गोल्ड हमारा एक एटम, एक एलिमेंट ही है। अब इसके अंदर भी तो एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो ये जानने के लिए कि एटम कैसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज्ड है एटम के अंदर, इन्होंने एक बहुत ही थिन सा जो है ना गोल्ड फॉइल लिया, ताकि जब ये हाई एनर्जी, मतलब इतना हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जब ये टकराए तो वो देख सकें कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब इसे वो समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या है एटम में। ठीक है, और इस चीज को देखने के लिए उन्होंने यहाँ पर ना फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, ताकि जब भी पार्टिकल यहाँ से अल्फा पार्टिकल इधर इधर डिफ्लेक्ट कहीं भी होता है तो यहाँ पर एक फ्लैश जनरेट होगा। मान लो कि इधर डिफ्लेक्ट होकर के जाता है अल्फा पार्टिकल, तो एक फ्लैश जनरेट होगा जिससे उनको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है अल्फा पार्टिकल का। वैसे अगर यहाँ डिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ भी एक फ्लैश जनरेट होगा अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, समझ में आया ये पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको और वो क्या करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The results of a scattering experiment were quite unexpected. According to Thomson model of atom, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly over entire atom, and the alpha particles had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass. It was expected that the particles would slow down and charges change directions only by small angles they pass through the foil. It was observed that, देखिए हुआ क्या, जो रिजल्ट हमें देखने को मिला एक्सपेरिमेंट में, वो जो थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था उससे काफी ज्यादा अलग था। देखो, जैसे थॉमसन ने बोला था कि जो यूनिफॉर्मली जो है चार्ज पार्टिकल वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो रदरफोर्ड अगर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से लेकर के चले, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अल्फा पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल है। अगर वो यहां से क्रॉस करता है तो ये आसानी से इससे पेनेट्रेट होके चला जाएगा। ठीक है, और डिफ्लेक्शन भी होगा तो वो बहुत जरा जरा सा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, बहुत हल्का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स होता है। और अगर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बताए गए अनुसार अगर अगर यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सच में अगर होता ना, तो ये आसानी से पेनेट्रेट कर जाता या बहुत स्मॉल एंगल से जो है ना वो डेविएट करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? एक्चुअली में हुआ यहाँ पर ये देखिए कि मोस्ट जितने भी अधिकतर से आधे से ज्यादा जो है ना, मोस्ट जो बहुत सारे जो है ना अल्फा पार्टिकल्स, वो बस यहां से पेनेट्रेट हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था,
रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए अल्फा पार्टिकल्स पार हो गए यहां से अधिकतर। ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। स्मॉल फ्रैक्शन में मतलब बहुत कम अमाउंट मात्रा में जो है ना अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे बहुत कम अमाउंट में, और वो भी बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये नहीं कि ये ऐसे एकदम डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। आप देखो इस फिगर में भी देख के समझ सकते हैं, आपको बस एक दो ही दिख रहे होंगे डिफ्लेक्ट होते हुए, और वो भी बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है। ये था दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब लगभग 20,000 बाउंस्ड बैक एंड दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। मतलब बहुत कम पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि आए, टकराए और वापस चले गए, बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक। समझ सकते हो कितना कम, 180 डिग्री से जो है वो डिफ्लेक्ट कर गए। आप जैसे कि देखो, मान लो कि ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आया, मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और ये वापस 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करके वापस चला गया, और कम से कम लगभग 20,000 में से कम सिर्फ एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था कि जो इस तरह का डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, नियरली 180 डिग्री का। तो ये तो ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। अब ये देखो इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा बताते हैं वो देखते हैं। So most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle passed through the foil undeflected. अधिकतर जो स्पेस था ना, इस ऑब्जर्वेशन से हमने रदरफोर्ड ने ये बताया कि बहुत जो स्पेस था, अधिकतर स्पेस था एटम में वो एम्प्टी था, मतलब खाली था। इसलिए जो है अल्फा पार्टिकल है ना वो आसानी से पास हो जा रहे थे बिना डिफ्लेक्ट किए हुए। ठीक है। सो मतलब कि आप देखो यहाँ देख के समझ सकते हो, आप देख रहे हो कि आपको बहुत सारे जो लाइंस हैं, मोस्टली जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना ये अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मोस्टली जो ये लाइंस है वो क्या हो जा रहे हैं, पेनिट्रेट कर जा रहे हैं और बहुत कम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि बहुत सारा जो स्पेस होगा ना एटम का वो इम्पटी है, इम्पटी है तभी तो अल्फा पार्टिकल्स आसानी से पेनिट्रेट कर जा रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये कि a few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to enormous repulsive force, showing that positive charge of the atom is not spread throughout the atom, as Thomson has assumed the positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles. मतलब कि देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत कम, मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल, और ये अगर कहीं पर आ करके और डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज तो यहाँ रही होगी जो उसको रिपेल कर रही है आगे पेनिट्रेट होने से। और देखिए अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी के साथ जो है ना उन्होंने बम्बार्ड किया था। एक तो इसका मास जो है वो 4 यूनिट है अल्फा पार्टिकल का, और मास भी ज्यादा है, और इसको हाई एनर्जी से बम्बार्ड करोगे तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा चीज है यहाँ पर जो कि काफी डेंस है, और ये इतना डेंस है, प्लस इसमें इतना डेंस है, प्लस इसमें चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर दे रहा है अल्फा पार्टिकल्स को, और वो बहुत ही छोटे स्पेस पे होगा, क्योंकि बाकी सारे स्पेस से तो अल्फा पार्टिकल्स आराम से पेनिट्रेट हो जा रहे थे। मतलब कि बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल रहा होगा जिसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव।
और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस क्या है, रिपेल इच अदर, इसीलिए रिपल्शन के कारण ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया अल्फा पार्टिकल। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन किया कि कितना वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस ने अप्लाई किया है टोटल जो है एटम का, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल था, बहुत ही स्मॉल था। आप एटम के टोटल वॉल्यूम से अगर कंपेयर करोगे न्यूक्लियस का वॉल्यूम, तो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये बहुत छोटा निकल करके आया। ठीक है, द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। जो एटम का रेडियस था वो कितना था, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का कितना आया, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि बहुत कम है। ठीक है, so one can appreciate the differences in size by realizing that a cricket ball represent a nucleus, then the radius of atom would be about 5 किलोमीटर। इसको हम लोग ना और अच्छे से समझने के लिए आप ये देख सकते हो। अब देखो ये क्रिकेट का जो है ना ये फील्ड है, ठीक है, और मान लो इसका रेडियस कितना है, 5 किलोमीटर, और ये जो बॉल देख रहे हो ना, ये है न्यूक्लियस। तो इस फिगर से आप समझ सकते हो कि एटम का साइज कैसा है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस का साइज कितना होगा इस पूरे एटम के कंपैरिजन में, कितना छोटा होगा न्यूक्लियस। ठीक है, देन रेडियस, ओके ये बात तो हो गई हमारी। ऑन द बेसिस ऑफ above ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजंस, रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये सारे ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने प्रपोज किया, व्हाट ही प्रपोज्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया इन सारे कंक्लूजंस और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए। चलिए एक एक करके देखते हैं इस मॉडल में क्या कहा गया है। The positive charge and the most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region, and this very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford। सारे कंक्लूजन्स को देखते हुए रदरफोर्ड ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना और जो मोस्ट ऑफ द मास है ना एटम का, वो एक डेंस बस एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसमें कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये एटम है, इस एटम का जो है मोस्ट ऑफ द मास एक बहुत ही छोटे से जगह पे डेंसली कंसंट्रेटेड है, और इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला, इन्होंने न्यूक्लियस बोला इसे। ठीक है, आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, आप इस फिगर से देख के समझ सकते हो। हियर आई हैव अटैच्ड, ये एटम है और ये बहुत छोटा सा डेंसली, आप देख रहे हो कितना डेंस है ये। तो ये डेंसली ना एक बहुत ही छोटे से एरिया में पॉजिटिवली चार्ज एम्बेडेड है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड है एक छोटे से एरिया में, इसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस का नाम दिया उन्होंने। समझ सकते हो आप। देखिए अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और उन्होंने ये भी बोला कि न्यूक्लियस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, वो भी बहुत हाई स्पीड से, और उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड ना इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और ये सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। ठीक है, thus Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electron that revolving planets। तो इनके इनके जो मॉडल को ना ये रिजेंबल करता है हमारे सोलर सिस्टम से, जहां पर जो सन है ना, हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसा समझ लो। और जो बाकी प्लैनेट्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा सन है, तो ये न्यूक्लियस
मान लो आप। और ये जो बाकी ये जो प्लैनेट्स देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहे हैं और सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट बोला। तो कुछ सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है ये स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो न्यूक्लियस है, ये आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ के द्वारा जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब अट्रैक्शन इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस है, ये दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, ओके। नाउ तो ये तो बात हो गई रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा है ऑब्जर्वेशन पढ़े, एक्सपेरिमेंट पढ़े, और हमने यहाँ पर देखा कि कैसे जो है एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आता है एक थिन कोल्ड फॉइल से जो है काफी जो है मोस्टली जो है अल्फा पार्टिकल्स वो पेनिट्रेट हो जा रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ जो है वो 180 डिग्री पे वापस लौट जा रहे थे, जिनसे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो बहुत ही डेंस जो है पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल जो है रिफ्लेक्ट करके जो बाउंस बैक हो जा रहा है और कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। और ये बस एक छोटे से जगह पे, क्योंकि बाकी सारी जगह पे तो हमारा अल्फा पार्टिकल से वो तो पेनिट्रेट कर जा रहा है इजिली। ओके, तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।